हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि जो लैब के रिजेक्शन रीजंस हैं वो क्या क्या हैं। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो लैब के केसेस हैं उसमें रिजेक्शन रेशियो काफ़ी हाई रहता है। अगर मैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस की बात करूँ तो अप्रोक्स जो अप्रूवल रेशियो है वो अप्रूवल रेशियो काफ़ी लो है। और अप्रोक्स आप मान सकते हैं 50% से लेके 60% तक का ही अप्रूवल है, और कहीं कहीं पे तो इससे भी ज़्यादा 40% तक का अप्रूवल रेशियो है। सो इसमें रिजेक्शंस हाई क्यों हैं? हाई रिजेक्शंस बेसिकली इसका एक रीज़न है। हाई रिजेक्शंस होने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसको मैंने काफ़ी ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। एक फाइनेंशियल कैटेगरी है, एक टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, और एक है लीगल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं रिजेक्शंस के, बट फ़िलहाल हम अभी इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ रीज़न जो हैं वो यही हैं। इसके अलावा अगर जो मेजर हो सकता है वो आपका सिबिल हो सकता है, कि सिबिल उसका अगर ख़राब है तो वो एक रीज़न हो सकता है, जो कि आई थिंक इसमें कहीं न कहीं कवर होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल्स जो पैरामीटर हैं, वो फाइनेंशियल्स की वजह से क्यों जो आपके लैब के केसेस हैं वो रिजेक्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है नॉट इनफ कैश फ्लो। सो नॉट इनफ कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपका जो कस्टमर है वो इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है जितने का वो लोन लेने आया है। या फिर इसका मतलब ये है कि उसकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है वो एग्जिस्टिंग ईएमआई ऑलरेडी ज़्यादा है, या इसका मतलब है ओवर लीवरेज्ड है वो कस्टमर। ओवर लीवरेज्ड में ये कस्टमर आपका इनफ कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रहा है आपको लोन लेने के लिए। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीसेंट बाउंसिंग। रीसेंट बाउंसिंग, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ट्रैक चल रहा है और एग्जिस्टिंग लोन में आपके बाउंस है, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए आपकी रीसेंट बाउंसिंग हो रही है और आप करंटली क्रैश क्रंच में हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है आपके फाइनेंशियल बाउंस का। इसके अगला पॉइंट है हमारा राइट ऑफ और ब्यूरो हिस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया कि सिबिल जो है इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आपका सिबिल जो है स्कोर इसमें आपका कम होगा, और आपके पुराने जो राइट ऑफ हैं वो आपका एक रीज़न हो सकता है आपके लोन रिजेक्शंस का। राइट ऑफ का मतलब बेसिकली आपको क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए कि कोई लोन किसी ए फॉर एग्जांपल ए ने कोई लोन लिया था और बी बैंक से लिया था, बट ए ने उसका लोन पे नहीं किया, तो बी बैंक जो है उसने उस लोन को राइट ऑफ कर दिया, अपने बुक्स में दिखा दिया कि इससे ये पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह का जो अगर आपका ब्यूरो रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब कस्टमर बैंक जो है आपको काफ़ी टाइट अंडरराइटिंग करेगा और काफ़ी आपको तिरछी नज़र से देखेगा कि आपने पहले ही एक बार सेटलमेंट किया हुआ है, राइट ऑफ किया हुआ है, तो आप हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक मेजर रोल है आपका सिबिल के अंदर। देन फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर आता है आपका डिप इन टर्नओवर। डिप इन टर्नओवर का क्या मतलब होता है? जैसे आपको मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 23 में, अगर आप 2 करोड़ की टर्नओवर कर रहे थे और फाइनेंशियल ईयर 24 में आप सिर्फ 1 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50% जो है टर्नओवर डाउन है और 50% सेल इस बार कम हुई है। तो ये डिप इन टर्नओवर भी एक आपका रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का। इसके अलावा है हाई ओब्लिगेशन। हाई ओब्लिगेशन का मतलब वही ओवर लीवरेज है। ओवर लीवरेज्ड बेसिकली उसी को कहते हैं कि जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि आपका 100 रुपये का इनकम आती है, बट आपके 80 रुपीज़ के आसपास की ऑलरेडी ऑब्लिगेशन चल रही है, तो ये आपकी फॉयर ऑलरेडी 80% पे है, और इसमें अगर मैं आपको लोन दूंगा तो वो 110% तक चली जाएगी, तो ये हाईली ओवर लिवरेज्ड कहलाता है। तो इसलिए वजह से आपके जो फाइनेंशियल रीजन से हाई ऑब्लिगेशन की वजह से रिजेक्ट होते हैं। इससे अगला है लो नेटवर्थ। लो नेटवर्थ का मतलब ये है कि अगर आप मान लो लैब के लिए गए और आपके पास जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ से में हम काउंट करते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, प्रॉपर्टी एक है या दो है, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ, जैसे फैक्ट्री आपकी अपनी है, या आपके पास कार है या और कोई मशीन्स हैं, या जितनी भी आपकी असेट्स हैं वो कितनी हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको लो नेटवर्थ वाला कस्टमर माना जाएगा, और सिर्फ आप एक लैब की प्रॉपर्टी ऑफर करने आए हैं तो। इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स के और रीज़न हो सकते हैं कि हाई डेटर्स एंड हाई क्रेडिटर्स। हाई डेटर्स से मतलब अगर आपको मान लो आपकी सेल जो है 100 रुपये की है, और आपके डेटर जो हैं वो 80 रुपीज़ या 60 रुपीज़ पे खड़े हैं, जो कि काफ़ी लास्ट 2-3 साल से आपके डेटर जो है हाई रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, उसमें पेमेंट जो है आपकी स्टक हो रही है और पेमेंट आपको नहीं मिल पा रही। तो इस वजह से भी आपके
जो है हाई डेटर की वजह से भी आपके रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं। हाई क्रेडिटर का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हाई क्रेडिटर हैं अगर आपके, तो हाई क्रेडिटर में आपका ये माना जाता है कि आप जो कैश फ्लो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर को भी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इससे ये साबित होता है कि आपके पास उधारी बहुत ज़्यादा हो रखी है और आप टाइम से उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये रीज़न भी आपका फाइनेंशियल रिजेक्शंस का हो सकता है लैब के प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा भी फाइनेंशियल्स के और रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपका बेड डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपका मैं बात करूँ इसके अलावा तो आपके जो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी लो है। तो इस तरह के काफ़ी सारे फाइनेंशियल रीज़न और भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे टेक्निकल रीज़न्स की वजह से। सो टेक्निकल रीज़न बेसिकली क्या है, जो प्रॉपर्टी आप ऑफ़र करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लैब में अगर आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप ऑफ़र कर रहे होंगे। हो सकता है वो रेजिडेंस प्रॉपर्टी हो होगी, हो सकता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, या फिर प्लॉट के अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हो। तो जो भी आप प्रॉपर्टी ऑफ़र कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर कोई रिजेक्शन होता है तो वो टेक्निकल रिजेक्ट में आता है। अब टेक्निकल रिजेक्ट क्या हो सकता है, सबसे पहला एलटीवी नॉट एज पर द पॉलिसी। एलटीवी नॉट एज पर द पॉलिसी का मतलब ये है कि जो आप लोन टू वैल्यू लेने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें एलटीवी बता देता हूँ आपको कि एलटीवी होता क्या है। लोन टू वैल्यू को हम एलटीवी बोलते हैं, ये एलटीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। और एलटीवी निकलता कैसे है कि आप मान लो 100 रुपये का कोई प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आप 50 रुपये का लोन ले रहे हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 100 × 100 इज़ कॉल्ड 50% एलटीवी। तो ये हमारा एलटीवी निकालने का तरीका होता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि एलटीवी नॉट एज पर द पॉलिसी। पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि हम एलटीवी जो है मैक्सिमम 60% तक ही जाएंगे, बट जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू आई है वो आपकी ऑलरेडी 60 रुपये, इस फॉर एग्जांपल 70 रुपये है, और आपको उस पर 60 रुपये का लोन चाहिए, तो ये 90% के अप्रोक्स एलटीवी पहुंच जाएगी, जो कि बैंक अलाउ नहीं करता। तो एलटीवी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। देन उसके पास उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी में मल्टीपल टेनेंट प्रॉपर्टी। अब बताइए मल्टीपल टेनेंट प्रॉपर्टी को क्यों ऑफ़र नहीं करते, जबकि यहाँ से तो आपको रेंटल इनकम भी आ रही होती है। सो इसलिए नहीं करते क्योंकि मल्टीपल ओनरशिप, मल्टीपल टेनेंट वाली प्रॉपर्टी में पोजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि कल को जब भी हम पोजेशन करने जाएं तो ये टेनेंट जो है उस पर इश्यू खड़ा कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी टेनेंट के पास ऑक्यूपाइड हो और हमारा जो ऑनर है उनसे खाली नहीं करवा पा रहा, इसलिए वो उस पर लोन लेना चाह रहा है। तो इस तरह के रीज़न होने की वजह से मल्टी टेनेंट को हम अवॉइड करते हैं या बैंक अवॉइड करता है इस चीज़ को। अब आता है प्रॉपर्टी डेडलॉक। इसको हम डेडलॉक भी बोलते हैं या इसको हम लैंडलॉक बोलते हैं। लैंडलॉक प्रॉपर्टी या डेडलॉक का मतलब यहाँ पे एक और हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो है गली के एकदम डेड एंड पे है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो अभी हम समझते हैं पहले लैंडलॉक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लैंडलॉक का मतलब ये है कि जैसे आपने आपकी रजिस्ट्री वगैरह जो होती है उसमें आप देखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ये सब लिखा रहता है, चारों साइड की बाउंड्री आपकी लिखी रहती है। बट इन किसी भी साइड्स में आपका रोड मेंशन नहीं है। अगर तो रोड मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी में कोई रोड एक्सेस नहीं है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं लैंडलॉक प्रॉपर्टी। लैंडलॉक प्रॉपर्टी को हम वैसे ही नहीं करते बिकॉज यहाँ कल को मार्केटेबिलिटी नहीं आएगी, आप उस प्रॉपर्टी पे पहुँच नहीं सकते। और डेडलॉक प्रॉपर्टी भी इसीलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे एक्सेस जो है काफ़ी लिमिटेड होता है। देन इसके बाद बिगर ओपन लैंड। बिगर ओपन लैंड में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो आप जब पोजीशन करने जाएंगे तो उसकी सेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि उसकी मार्केटेबिलिटी में इश्यू आएगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड जो ऑप्शंस होंगे बायर के वो मिल पाएंगे, क्योंकि उसको या तो कोई बिल्डर ही लेगा या कोई उसको जो खेत वाला बंदा होगा वही ले पाएगा। इसलिए बिगर ओपन लैंड को भी हमें नहीं करना पड़ चाहिए होता है, इसीलिए ये वजह से ये रिजेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल रीजन है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन इशू। सो जो आपके अफोर्डेबल सेगमेंट है, आपने देखा होगा कि अफोर्डेबल जो लोन्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे कहीं भी हाउस नंबर जो है वो मेंशन नहीं होता, और वो ऐसे होता है कि 50 स्क्वायर यार्ड या 100 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी आउट ऑफ खसरा नंबर सो एंड सो, और या फिर लैंड पार्शल ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड आउट ऑफ 50 स्क्वायर यार्ड इज़ योर सेल डीड। तो ऐसा लिखा आता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन जो है प्रॉब्लम हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन इश्यू को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि जो आपका ई मीटर होता है,
ई मीटर आपके ई बिल से मैच हो रहा है और वो ई मीटर जो है, ई बिल वाला ई मीटर जो है आपकी प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, तो एक आइडेंटिफिकेशन वहाँ से मिल जाती है प्रॉपर्टी की। दूसरा, आप मौका मुआयना रिपोर्ट बोलते हैं हम पटवारी ऑफिस में, वहाँ से मौका मुआयना पटवारी ऑफिस में से ले सकते हैं। थर्ड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज करने में आप उस प्रॉपर्टी को की फ़ोटो को भी रजिस्टर्ड कराइए, साथ में उसका एक आर्किटेक्ट मैप बनवाइए उस प्रॉपर्टी का, उसको भी रजिस्टर्ड करवाइए। एंड उस पे फिर आप कॉलोनाइज़र जो होता है वहाँ का, कॉलोनाइज़र के डॉक्यूमेंट को भी उसमें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी चेक एंड बैलेंसेस आप इसे बोल सकते हैं उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का। देन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर्वे नंबर मिसमैच। तो सर्वे नंबर मिसमैच का प्रॉब्लम जो आता है कि अभी ओल्ड सर्वे नंबर तो ये था, अभी जो सर्वे नंबर है वो कोई दूसरा आ गया है। तो उसमें आप देखेंगे जनरली जो सर्वे नंबर है ये ओल्ड और न्यू, कई बार आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, कई बार ओल्ड मेंशन नहीं होगा तो न्यू अवेलेबल होगा। तो आपको ये चेक करना है कि न्यू वाले जो ओल्ड वो है सर्वे नंबर है, वो ओल्ड वाले सर्वे नंबर से कैसे कोरिलेट करा सकते हैं। कोई ना कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा जहाँ कोरिलेशन प्रूफ आपको अवेलेबल हो पाएगा, तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप पटवारी रिपोर्ट जो होती है, मौका मुआयना पटवारी रिपोर्ट से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी आउट ऑफ जियो लिमिट। प्रॉपर्टी आउट ऑफ जियो लिमिट में क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसी है बैंक की, वो बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है 50 किलोमीटर्स की रेंज में होनी चाहिए। बट जो कस्टमर आपके पास आया उसकी प्रॉपर्टी जो है 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर है, तो ये प्रॉपर्टी आउट ऑफ जियो लिमिट कहलाई जाती है। तो इस वजह से भी आपकी टेक्निकल रीजन से मना हो जाती है। अब आते हैं कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया। कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया क्या होता है कि किसी एक कम्युनिटी की, जैसे किसी एक कम्युनिटी के पीपल एक ही जगह पे बहुत सारे रहते हैं, एक ही इलाका जो है उन्हीं का हो जाता है, तो वहाँ पे कलेक्शन का चैलेंज आ जाता है कि कलेक्शन वहाँ पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए उसमें हम कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया बोल के उसे रिजेक्ट करते हैं। अब ये कम्युनिटी डोमिनेटेड ज़्यादातर जो फेमस है उसको एम प्रोफाइल की वजह से भी करते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है एम प्रोफाइल की वजह से हो। ये ऐसे जो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, अब जैसे मैं बोलूँ तो कहीं पे त्यागीज़ हैं तो त्यागीज़ का ही इलाका है, कहीं पे यादव हैं तो यादव का इलाका है, कहीं पे राजपूत हैं तो राजपूत का इलाका है, या कहीं पे मद्रासी आ रहे हैं तो मद्रासी का इलाका है। तो उस रीजन से भी आपको कम्युनिटी डोमिनेटेड माना जाता है। चलिए आगे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं टेक्निकल से रिलेटेड लेके, जैसे हाई एक्सटेंशन वायर, जो जिसे हम एच टी वायर बोलते हैं, हाई एक्सटेंशन वायर जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर से जा रही है। प्रॉपर्टी जो है रिवर के डोम क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, डूब क्षेत्र के ऊपर के पास बनी हुई है, या फिर रेलवे ट्रैक के एकदम पास है, या उसमें टेम्पल है, या उस प्रॉपर्टी में जो है जो रूफ है वो रूफ मर्ज है किसी अदर प्रॉपर्टी के साथ, अमेलगमेशन हो रखा है प्रॉपर्टी का, लेंटर्ड प्रॉपर्टी है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर डिमोलिशन लिस्ट में आ रही है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके अलावा भी टेक्निकल के, बट फिलहाल अभी हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी तक जो हमने बात की वो फाइनेंशियल से रिलेटेड बात करी, फिर उसमें हमने जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जो उसकी टेक्निकलिटी है उसके वजह से जो रिजेक्ट होती है। अब आते हैं बात लीगल से रिलेटेड। तो लीगल बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हम ऑफर करने जा रहे हैं उसके जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स मतलब क्या होता है, टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड, और उसकी चेन फ्लो के कैसे प्रॉपर्टी बिकती आई है, कब किसके नाम पे हुई, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, डी ने ई को बेची, और ई हमारे पास अब आ गया लोन लेने के लिए। तो इसे हम चेन फ्लो बोलते हैं। तो ये चेन फ्लो हम लास्ट 13 ईयर्स तक का देखते हैं कि लास्ट 13 ईयर्स में एकदम क्लियर चेन फ्लो होना चाहिए। ये लास्ट 13 ईयर्स तक ही क्यों देखते हैं, किसी को आइडिया? बिकॉज लास्ट 13 ईयर्स तक इसलिए देखते हैं, जनरली तो हम इसे लास्ट 12 ईयर्स देखते हैं कि लास्ट 12 ईयर्स तक क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या जो एडवर्स पोजीशन वाला क्लॉज है, एज पर प्रॉपर्टी एक्ट एडवर्स पोजीशन, अगर लिमिटेशन एक्ट जिसे बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई 12 साल से किसी प्रॉपर्टी पे बिना किसी क्लेम या बिना किसी डिस्प्यूट के रह रहा है, तो वो उसका लीगली ऑनर बनने के हकदार हो जाता है। इसीलिए हम लास्ट 12 की जगह 1 साल बढ़ा के हम 13 साल का चेन क्लियर देखते हैं। चलिए, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करते हैं कि लीगल ऑनरशिप डिफेक्ट, ये ऑनरशिप में डिफेक्ट है। अब ऑनरशिप में डिफेक्ट कई तरीके से हो सकता है। सो ऑनरशिप में कोई भी डिफेक्ट आ जाना, कि मतलब जहाँ से आप ये अंदाज़ा ना लगा पाएँ कि ए ने जो बी को बेची है और बी ने जो सी को बेची है, उसके बीच में कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया है, या कोई डिस्प्यूटेड है यहाँ पे, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनरशिप डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें ऑनरशिप का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं
कि ए ने प्रॉपर्टी जब बी को बेची, बी ने प्रॉपर्टी सी को बेची, तो आगे सी को प्रॉपर्टी करनी चाहिए थी, बट डी को जो प्रॉपर्टी करी है वो किसी एक्स वाई बंदे ने कर दी है। तो यहाँ पे एक्स जो है ऑनर था ही नहीं, क्योंकि ऑनर यहाँ पे सी था। तो ये ऑनरशिप डिफेक्ट के अंदर आ जाता है। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चेन फ्लो का भी पार्ट होता है। चलिए आगे बात करते हैं टाइटल इन इनकम्प्लीट चेन। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया कि ए ने जब प्रॉपर्टी बी को बेची और बी ने प्रॉपर्टी सी को बेची, तो हमारा जो कस्टमर डी है, डी के पास प्रॉपर्टी जो है किसी एक्स बंदे ने बेच दी है। अब ऑनर तो यहाँ पे सी है, बट हमारे पास जो कस्टमर आया डी, उसने सेल डीड एक्स ने करी है उसके नाम पे। तो यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ ब्रेक हो गया और टाइटल जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया। तो इसलिए टाइटल इनकम्प्लीट चेन बोला जाता है इसे। ठीक है, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम बात करेंगे अनक्लियर लैंड रिकॉर्ड। अनक्लियर लैंड रिकॉर्ड क्या होते हैं? सो अनक्लियर लैंड रिकॉर्ड की अगर मैं बोलूँ कि जिसमें हमारे को ये ना पता चल पाए कि ये जो लैंड है, ये इसका रिकॉर्ड हमारे को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे पास ए ने बी को बेची, तो हमारे पास ए का रिकॉर्ड तो है लेकिन बी का रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्ड की क्लैरिटी है वो नहीं मिल पा रही। तो इसलिए हम अनक्लियर लैंड रिकॉर्ड की वजह से भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग हायरर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि एक्स एक प्रॉपर्टी ओनर था, उसने उसके तीन लीगल हायरर थे, ए बी और सी। अब बी हमारे पास लोन लेने के लिए आ गया, बट उसके साथ ए ने भी अपनी मंजूरी दे दी, बट सी ने उसको मंजूरी नहीं दी कि मैं लोन नहीं लूँगा और मैं इस प्रॉपर्टी पे लोन भी नहीं लेने दूंगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा? डिस्प्यूटेड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द हायरर्स। ये हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट अमंग द हायरर्स वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे हम लोग अगर देते हैं तो वो कल को डिस्प्यूट रेज हो सकता है। तो इस वजह से भी लीगल हायरर नहीं को लोन पे हम नहीं ले सकते हैं। तो ये लीगल हायरर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आ जाता है। अब आता है जीपीए बेस्ड सेल। अब जीपीए बेस्ड सेल को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज आपको आइडिया होगा कि जीपीए के दो क्लॉजेस थे, जीपीए इन 2002 एंड जीपीए इन 2011। तो अंडर बोथ ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि जो नॉर्मल जीपीए, जो बाहर वाली जीपीए होती है, उसके थ्रू सेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। एंड 2011 में भी जो रजिस्टर्ड जीपीए होती है उसके थ्रू जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दोनों क्लॉजेज में अगर आपकी प्रॉपर्टी जीपीए के थ्रू आ रही है तो ये केस रिजेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं लैंड सीलिंग इश्यूज़। अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे जब्त हो रही है या गवर्नमेंट उसको सील कर रही है, तो भी आपका केस रिजेक्ट होता है लीगल की वजह से। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड यूजेज़। अब आपका यूजेज जो है एग्रीकल्चर है, बट आप उस पर जो है रेजिडेंशियल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं और उसे आप रेजिडेंशियल दिखा के लोन ले रहे हैं, तो भी वो आपका यूजेज जो है वो केस रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड पे आपका जो सरफेसी होता है, सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होता, और कल को पोजीशन अगर इस पे लेने जाते हैं तो कोर्ट जो है उसको एग्रीकल्चर लैंड दे के लोन को इनवैलिड बता सकती है। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे लोन नहीं किया जाता। इनकम्बरेंस ऑन टाइटल। सो इनकम्बरेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई लीगल लिटिगेशन है, इसमें लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई इसमें नुक्स है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी के टाइटल को हम लोन नहीं करते हैं। तो गाइस ये कुछ रीजंस थे जहाँ पे लैब के केसेस रिजेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं, लैब के और भी केसेस इसमें होम लोन के भी रिजेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारे रीजंस हैं यहाँ पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इसमें कोई सा भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो लगा हो या किसी का आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या और कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और लैंडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता है। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।